Hello dear student, this is Sagar Patil, your physics faculty. Welcome back to my channel Science Academy. चलो, अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत सारी चीज़ पढ़ चुकी है, ठीक है। और जो पेंडिंग चीज़ है वो अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अब अपना चैप्टर ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, सो कुछ गिन चुन के 4-5 थियरियाँ होंगी, तो वो पढ़ के बाद ये चैप्टर को हम एंड कर देंगे, ठीक है। तो आइए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई है, ठीक है। इसमें से आप कोई भी डेफिनेशंस लिखो चलेगी और आपके मार्क्स भी कट नहीं होंगे, ठीक है। और डेफिनेशन समझना, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ना कि रट्टा मारना, ठीक है। तो चीज़ों को रट्टा मत मारो, कंसेप्ट को समझो, चीज़ों को समझो और आगे बढ़ो। चलो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्स विद द गिवन सरफेस, या फिर इसको कहते हैं टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्स विद द गिवन सरफेस, या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो, आपको लग रहा होगा कि ये क्या लिखा है, मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चीज़ों को समझो। जैसे मैंने आपको बोला, सपोज मैंने एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से शुरू होके नेगेटिव की तरफ जाती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो, अभी इसमें मैंने कोई एक एरिया रख दिया, बराबर है, और दूसरा एक मैंने एक बड़ा सरफेस रख दिया, बड़ा एरिया वाला कुछ एक मटेरियल रख दिया। जैसे कि सपोज ये डस्टर है मेरे पास, अभी फिलहाल तो डस्टर ही है। तो सपोज ये डस्टर है, ठीक है। इधर एक चार्ज है, दूसरा चार्ज इधर नीचे है, +2- ट्रैवल कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उसके बीच में मैंने ये डस्टर रख दिया धबाक करके, ठीक है। तो क्या होगा? तो इस फील्ड लाइंस के बीच में क्या आ गया? डस्टर्स आ गया। अभी आप चीज को समझो, ये डस्टर आ गया है तो इसके साथ ये फील्ड लाइंस क्या होंगी? लिंक्स होंगी। किसके साथ? ये डस्टर के इस वाले पोर्शन यानी इस वाले सरफेस के साथ। तो एग्जैक्टली वही चीज मैं यहां पे कर रहा हूं। देखो, चीज को समझो। पहले सरफेस एरिया छोटा था, अब सरफेस एरिया क्या है? बड़ा है, और उसके साथ क्या लिंक हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ रहे हो चीजों को? तो एग्जैक्टली वही चीज मेरे को यहां पे लिखी है। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी ये पूरे सरफेस में कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की लिंक हो रही है, उसी को कहते हैं लिंक्स विद द गिवन सरफेस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये कितने सरफेस के साथ लिंक हो रही है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि देखो, इसके साथ कितनी लाइन लिंक हुई? 1। इसके साथ कितनी लाइन लिंक हुई? 4। अगर मैंने बड़ा एरिया लिया होता, इससे भी बड़ा, जैसे कि ये, इससे भी बड़ा लिया होता, तो इसके साथ कितनी लाइन लिंक होती? सारी लिंक होती, बट किस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग मिलता? तो ये छोटे वाले एरिया में। बट ऑब्वियस, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है ई के फॉर्मूले में जो आर आता है वो नीचे आता है, ठीक है। अगर वो नीचे आ रहा है, दैट मीन्स क्या हुआ? अगर मेरा डिस्टेंस बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। और डिस्टेंस अगर कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड इससे थोड़ा सा कमजोर होगा, और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे कमजोर होगा। तो आई होप आपको पता चला होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्स विद द गिवन सरफेस, जैसे मैंने ये गिवन सरफेस बताया था उसके रिगार्डिंग, ठीक है। चलो, दूसरा था टाइप ऑफ एनर्जी। अभी ये टाइप ऑफ एनर्जी क्या है? तो सीधी सी बात है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वन टाइप ऑफ एनर्जी है। तो एग्जैक्टली वही चीज क्या है? इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक विद द गिवन सरफेस। सो गिवन सरफेस के साथ लिंक हुई हुई। अभी ये चीज को समझो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी ये चीज क्या है? तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि एरिया 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 एरिया, ठीक है। एरिया, या हिंदी में कहोगे तो क्षेत्रफल, ठीक है। अब तक आपने पढ़ा कि एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ना तो उसकी कोई डायरेक्शन है, ठीक है। बट रियल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एरिया की अपनी डायरेक्शन होती है। जैसे कि सपोज ये डस्टर मैंने लिया, ठीक है, इसकी ये सरफेस है, गिवन सरफेस। अब इस सरफेस को अगर मैं सामने से कुछ इस तरीके से देख रहा हूं,
तो इसका एरिया कहाँ होगा, इसके एरिया की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो इस सरफेस को परपेंडिकुलर मेरे आंख में जाने वाली डायरेक्शन में। समझ रहे हो किस तरीके से, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, ठीक है। तो आप जिस मोबाइल की स्क्रीन से मुझे देख रहे हो, तो मोबाइल के स्क्रीन का एरिया किस डायरेक्शन में होगा, तो आपके आंख की तरफ जाने वाली डायरेक्शन में। समझ रहे हो चीज को। चलो तो देखो, आप ही चीज को समझो। यहां पे जैसे मेरा एग्जांपल मैं कंटिन्यू करता है, जैसे मैंने आगे लिया था कि ये सरफेस है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे दूसरा चार्ज है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही है। तो आप मुझे बताओ इसका एरिया कौन सा डायरेक्शन में होगा, ऊपर। इसका एरिया, ये सरफेस का एरिया कौन सा डायरेक्शन में होगा, नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, ऊपर से नीचे, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन दोनों कौन सी डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है। एक ही डायरेक्शन में यानी इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। समझ रहे हो। इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, और उसका फॉर्मूला बनता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, या फिर आपको इसको लिख सकते हो ई ए कॉस थीटा। ठीक है। अभी ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर डॉट प्रोडक्ट आता है किसी भी दो वेक्टर का तो बनता है कॉस थीटा, और वेक्टर प्रोडक्ट अगर आता है तो बनता है साइन थीटा। ठीक है। तो आप ही मुझे बताओ कि इन दोनों में से मैंने कॉस थीटा को ही क्यों चुना, साइन थीटा को क्यों नहीं चुना। तो वही अगेन मेरा पिछला एक्सप्लेनेशन कि डस्टर का एरिया नीचे के डायरेक्शन में था और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो भी नीचे के डायरेक्शन में थी। इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है तो बनने वाला एंगल कितना हुआ, 0। तो आप मुझे बताओ 0 एंगल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा था, सरफेस के साथ लिंक हो रहा था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ लिंक हो रहा है और एंगल 0 है, तो आप ही मुझे बताओ ये थीटा की ऐसी किसकी वैल्यू के लिए, यानी साइन थीटा के लिए या कॉस थीटा के लिए। तो एक चीज बताओ, कॉस 0 के लिए वैल्यू कितनी होती है और साइन 0 के लिए वैल्यू कितनी होती है। तो जाहिर सी बात है कॉस 0 यानी कितना होगा, 1, और साइन 0 यानी 0। तो अपना कंडीशन कौन फुलफिल करता है, कॉस 0। कैसे, तो जैसे ई की डायरेक्शन नीचे, एरिया की भी डायरेक्शन नीचे, फिर भी फ्लक्स कैसा मिला मेरे को, कुछ ना कुछ एक वैल्यू वाला मिला, यानी उसका कुछ ना कुछ एक मैग्नीट्यूड है। दैट्स वाई यहां पे ई ए साइन थीटा नहीं आएगा। क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा। और ई ए कॉस थीटा को मैं किस तरीके से डिनोट कर सकता हूं, ई डॉट ए से, और इसी को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो आप ही देख लो, अगर आपको ये चीज समझ आई होगी तो आपको ये डेफिनेशन समझ आएगी। देखो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझे चीजों को, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बात की, सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से लिया है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी आपको चीज बताना रह गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो यूनिडायरेक्शनल होंगी प्लस पैरेलल होंगी। ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जिसमें ना लाइंस यूनिडायरेक्शनल होंगी ना तो वो पैरेलल होंगी। अभी आप ही बताओ मेरे को, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर सकता है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है एक पॉइंट चार्ज। कैसे, जैसे कि सपोज एक पॉइंट चार्ज मैंने यहां पे लिया, यहां पे एक सरफेस है, तो किस तरीके से आगे बढ़ेगा वो, जैसे कि इसमें से फील्ड लाइंस निकली तो चारों डायरेक्शन में निकलेगी, चारों ओर निकलेगी, तो कुछ दबाक करके आगे जाएंगी। ठीक है। तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां से वो कॉन्सेंट्रिक हो रहा है, बढ़ रहा है। सो ये कौन सा फील्ड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है। सो देखो, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई एक एरिया रखा है कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये देखो, ये क्या हो गया,
इसका एरिया वेक्टर ए, और ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरे को बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है। सो E इज इक्वल टू ई और ए एक दूसरे को क्या है पैरेलल है, यानी इन दोनों के बीच का थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। सो एग्जैक्टली मेरे पास फाई का फॉर्मूला है, रख दो वैल्यू। सो फाई इज इक्वल टू क्या होगा ई ए कॉस 0, यानी कितना हो गया ई ए, और इसी को कहते हैं फाई मैक्सिमम। यानी कि जब आपके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई एरिया, जैसे कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है और मैंने कुछ सरफेस इस तरीके से रखा, तो इसका एरिया इस डायरेक्शन में हो गया। सपोज अगर मैं वहां से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं तो एरिया इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो लिंक होने वाला जो फ्लक्स होगा ये सरफेस के साथ वो कैसा होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, अभी उसका एग्जैक्टली अपोजिट सोचो। सपोज मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है और मैंने सरफेस को रखा है कुछ इस डायरेक्शन में ऐसा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और सरफेस ऐसा है, तो इसका एरिया कहाँ होगा, एक तो यहाँ होगा अगर यहाँ से ऑब्जर्व करूंगा, या फिर यहाँ से ऑब्जर्व करूंगा तो यहाँ होगा। तो सोचो दोनों के बीच कितने का एंगल बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे, इसका एरिया का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, तो कैसा बना परपेंडिकुलर हुआ 90 डिग्री। और आप ही मेरे को बताओ cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। दैट्स वाई जब भी E और A एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो जो भी फ्लक्स मिलेगा वो कैसे मिलेगा मिनिमम मिलेगा। ठीक है, मिनिमम तो नहीं बोल सकता बट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। मिनिमम तो नहीं बोल सकता, 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा मैंने आपको बता दिया, इस सरफेस के साथ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा। दैट्स वाई। अभी बचा सवाल मिनिमम कब मिलेगा। तो देखो आप ही, अगर ये 0 की जगह पे मैं 180 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा -1 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -E। दैट मीन्स जो फ्लक्स मिला वो कैसे मिलेगा मिनिमम। तो यहाँ पे एक कंडीशन हो गई कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो फाई क्या होता है मैक्सिमम। जब थीटा इज इक्वल टू 90 होता है तब फाई क्या होता है 0, और जब थीटा इज इक्वल टू 180 होता है तब फाई क्या होता है मिनिमम। ठीक है, आई होप आपको ये पता चल रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट कंसेप्ट, सपोज मैंने कोई एक क्लोज लूप लिया है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कोई चार्ज रखा नहीं है। तो अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इस सीधी सी बात है, अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा तो इस बॉडी में से कोई भी सरफेस में से कोई भी चार्ज लिंक होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, अगर चार्ज किसी भी क्लोज बॉडी के अंदर आया हुआ चार्ज अगर 0 है तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के साथ लिंक होने वाला नहीं है। ठीक है, अभी सपोज मैंने इसकी जगह पे एक दूसरी बॉडी ली जिसमें मैंने चार्ज रख दिया पॉजिटिव। ठीक है, तो जब भी पॉजिटिव चार्ज मैंने किसी क्लोज बॉडी में रखा होगा तो उसके फ्लक्स की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स बॉडी होगी, यानी सॉरी उल्टा लिखा, टूवर्ड्स बॉडी नहीं, आउटवर्ड द बॉडी होगी, बाहर के डायरेक्शन में, यानी जो फ्लक्स निकलेगा वो बॉडी से बाहर निकलेगा। सेम जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो बाहर निकलेगा, नेगेटिव होगा तो अंदर आएगा। सेम वे, एग्जैक्टली सेम वे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे माइनस किया होता तो क्या होता, माइनस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स की डायरेक्शन मिलती वो किस डायरेक्शन में मिलती, इंटरनल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछी जाती है। चलो बच्चों बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ गाउस लॉ की तरफ। सो गाउस लॉ का क्या कहना था बाबा गाउस का कहना कुछ इस तरीके से था, द फ्लक्स लिंक विद एनी क्लोज बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नेट चार्ज इन दैट बॉडी टू एप्सिलॉन 0। दैट मीन्स क्या कि सपोज एक कोई रूम है, एक रूम में मैंने कोई 2-3 चार्ज लिए, सपोज एक चार्ज लिया 4 कूलम, एक है -3 कूलम, एक है 6 कूलम। तो व्हाट विल बी द नेट चार्ज इन दैट पर्टिकुलर रूम। तो कितना होगा 6 + 5 11 -3 दैट इज 8।
ठीक है। सो 8 विल बी द नेट चार्ज, सो दैट नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो मीन्स क्या, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस और अ परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम, उन दोनों का जो रेशियो का जो आंसर मुझे मिलेगा दैट इज माय फ्लक्स, ठीक है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन जीरो, दैट इज 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो अभी हमको कुछ 2-3 चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि गाउसियन लॉ जो है वो हमेशा क्लोज बॉडी के लिए लगता है। किसके लिए, रिमेंबर किसके लिए, क्लोज बॉडी के लिए। फर्स्ट थिंग, अभी सपोज कि मैं एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, दैट इज फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है, याद है। अभी ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए सही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड दैट्स मीन्स क्या, कि सारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एक दूसरे को पैरेलल हो और इक्विडिस्टेंस हो, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन फिजिकली हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमें यूनिफॉर्म ही इलेक्ट्रिकल फील्ड मिले, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल सकता है। सो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे फ्लक्स ढूंढने के लिए, तो वही कुछ सर्कमटेंसेस या कंडीशंस मैंने यहाँ पे दिए हैं कि सपोज दिस इज अ वन क्लोज बॉडी एंड दिस इज अ जे कंपोनेंट। जे कंपोनेंट मीन्स क्या, कि मैंने क्या किया, ये पूरी की पूरी सरफेस को छोटे 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 स्मॉल एलिमेंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसमें का एक मैंने जे पार्ट उठा लिया। दैट मीन्स क्या यार, सपोज ये मार्कर है, ये मार्कर को मैं तोड़ तोड़ के पीसेस में कन्वर्ट कर दूंगा और उतने सारे पीसेस को अगर मैं जोड़ दूंगा तो फिर से मार्कर बन जाएगा कि नहीं, सेम थिंग यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको छोटे 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 एलिमेंट्री पार्ट में डिवाइड कर दूंगा और उसमें का एक पार्ट उठा लूंगा मैं, दैट इज ईजे। और ईजे के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड मैंने लिया है वेक्टर ईजे एंड उसका जो एरिया लिया है दैट इज डेल्टा ईजे, ठीक है। और उसके बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। चलो तो इसके फ्लक्स का फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो इसका फ्लक्स का फॉर्मूला मिलेगा दैट इज फाई इज इक्वल टू ईजे डॉट वेक्टर एजे, ठीक है। ये हो गया पर्टिकुलरली जे पोर्शन के लिए। अभी इसके जैसे एक चीज़ मेरे को बताओ, ये फॉर्मूला मैंने लगा तो दिया बट ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए है, तो ये क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में होगा ही यार, कैसे नहीं होगा, क्योंकि एक छोटा सा, एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है तो उसके पास से पास होने वाली लाइन तो उसको यूनिफॉर्म जैसे ही बिहेवियर करेगी पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर पॉइंट के पास। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है कि इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट के पास ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है वो इसको पैरेलल और इक्विडिस्टेंस ही है, ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब ये छोटा सा एलिमेंट के लिए था, ऐसे कई सारे एलिमेंट इसमें होंगे तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि फाई इज इक्वल टू सिग्मा आई इज फ्रॉम 1 to, सॉरी आई नहीं है यहाँ पे जे इज फ्रॉम 1 to n फाई जे, लिख सकता हूँ मैं इसको कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 to n और फाई जे की वैल्यू क्या है मेरे पास, वेक्टर ई जे डॉट डेल्टा ए जे, ठीक है। और याद रखना ये सिग्मा को फिजिक्स के टर्म्स में हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लेकिन कौन सा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई जे डॉट वेक्टर डेल्टा ए जे एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्लक्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देखो क्या है, सिंपल सी चीज़ थी यार, ये जो फॉर्मूला था ई डॉट डी ए वाला ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए था, लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड हर बार पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई मैंने इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए मैंने जे कंपोनेंट लिया, सेम फॉर्मूला लगाया, सेम फॉर्मूला इसके वजह से लगाया बिकॉज दिस जे कंपोनेंट इज वेरी स्मॉल, दैट्स वाई द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस दैट इज पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, ठीक है। सो दैट्स वाई फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ई जे, सिग्मा जे इज फ्रॉम 1 to n, फाई जे की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी वेक्टर ई जे डॉट वेक्टर ए जे, और ये सिग्मा निकालने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कौन सा था, दैट इज सरफेस इंटीग्रेशन। तो ये यहाँ तक के लिए क्लियर है। आगे हम बढ़ेंगे गाउस लॉ की तरफ। चलो गाउस लॉ की बात करते हैं। क्या कहना है बाबा गाउस का, कि बाबा गाउस का ये कहना है कि जो भी फ्लक्स लिंक होता है वो फ्लक्स का रेशियो कुछ आपको ऐसा मिलना चाहिए कि फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू या फिर नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। ये अगर आप कैसे भी करके प्रूफ कर दो तो आपका गाउसियन लॉ सही है, ठीक है। तो मेरे को यही डिराइव करना है पर्टिकुलरली इस फिगर से
कि ये अगर सही है तो दैट मीन्स इसके साथ जो भी फ्लक्स है वो फ्लक्स की वैल्यू इतनी है इन द सेंस नेट फ्लक्स कितना होगा ये पर्टिकुलरली क्लोज सरफेस के अंदर, दैट इज प्लस क्यू. सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 अगर मैंने डिराइव कर दिया दैट मीन्स ये जो बाबा कूलम का लॉ है वो सही है. ठीक है, चलो देखते हैं क्या है. तो देखो मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर एक सरफेस ली है दैट इज अ स्फेरिकल सरफेस, उसके अंदर मैंने एक नेट पॉजिटिव चार्ज रखा है. जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होता है दैट इज अ रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में. सो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड. भाई मैंने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट्री कंपोनेंट लिया, उस स्मॉल एलिमेंट्री कंपोनेंट को अगर मैं ऊपर से ऑब्जर्व करूंगा तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया. You already know that area is not a scalar quantity but it is a vector quantity and its direction is always perpendicular to the surface and towards your eyesight. ठीक है, तो अगर मैं इसको ऊपर से ऑब्जर्व करूंगा तो what will be the area direction, it is like this and your electrical field is also in the same direction. Then what will be the theta, the theta will be the 0. so यहाँ पे थीटा क्या आएगा 0 डिग्री. चलो हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं. फॉर्मूले के लिए हम स्टार्ट करते हैं. हमारा क्या था मेन फॉर्मूला जो क्या है वो क्या है, ये देखो कुछ इस तरीके से है. सो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी. चलो सो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ई डी ए कॉस थीटा एंड ई डी ए कॉस 0. कोई बताएगा 0 क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख दिया है. सो थीटा इज इक्वल टू 0 बिकॉज वेक्टर ई पैरेलल टू वेक्टर डी ए. चलो सो यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रेशन ई डी ए. अभी देखो यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, क्या फिर ई की वैल्यू लिख दो. चलो ई की वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए. यहाँ पे डी ए है यानी, लेकिन यहाँ पे ए वाला कोई भी टर्म्स है इसमें, इस पर्टिकुलर पोर्शन में ए वाला कोई भी टर्म है नहीं है. दैट मीन्स ये सारा टर्म क्या हो जाएगा कांस्टेंट. तो ये कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. सो ये कुछ इस तरीके से होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए. अब एक चीज़ सिंपल सी है यार, देखो अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है तो उसका आंसर आता है एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई होता है तो उसका आंसर आता है वाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए है तो उसका आंसर क्या आएगा ए. एंड ए इज क्या है, तो ए इज एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस. गाउसियन सरफेस का एरिया. तो ये जो स्पीयर है इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ दैट स्पीयर. ठीक है, उसकी रेडियस है सपोज. चलो सो ये पर्टिकुलर एरिया हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा ए की जगह पे वैल्यू हम इनपुट कर देंगे जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी है, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, के की वैल्यू हमने ऑलरेडी पढ़ी है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू ऊपर देन अगेन 4 पाई कैंसिल, देन देखो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ योर फ्लक्स. और यही हमारा किसका लॉ था, बाबा कूलम का लॉ था. सॉरी बाबा कूलम का नहीं, बाबा गाउस का लॉ था. ठीक है, देखो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 था. व्हाट डज इट मीन, सिग्मा क्यू मतलब क्या, तो रूम के अंदर आया हुआ टोटल चार्ज है, क्लोज बॉडी के अंदर हुआ टोटल चार्ज. देखो एक टोटल क्लोज बॉडी के अंदर कौन सा चार्ज है, दैट इज पॉजिटिव क्यू, दैट्स वाई दिस इज ओनली क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0. चलो कुछ एक टर्म समझते हैं. सपोज मैंने किसी क्लोज बॉडी के अंदर डायपोल रख दिया प्लस क्यू माइनस क्यू. सो व्हाट विल बी द फ्लक्स, क्या होगा फ्लक्स, दैट इज 0. वाई 0, बिकॉज यार इस क्लोज बॉडी के अंदर नेट फ्लक्स या नेट चार्ज कितना होगा, दैट इज 0. इसके अंदर का नेट चार्ज 0 होगा तो नेट चार्ज 0 यानी सिग्मा क्यू 0 यानी ये पूरा फाई क्या हो जाएगा 0. बट सपोज सेकेंड सिनेरियो लेते हैं. सपोज इसके अंदर मैंने एक माइनस चार्ज रखा, इसके अंदर एक प्लस चार्ज रखा और इसके अंदर एक माइनस चार्ज रखा बाहर के डायरेक्शन में. देन व्हाट इज द रेशियो या व्हाट इज द फ्लक्स फॉर दिस पर्टिकुलर सरफेस, क्या होगा इस फ्लक्स, इस सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0. क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ओनली बिकॉज मैंने क्या बताया कि गाउसियन लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के लिए लगता है. इसके बाहर आप 1000 चार्ज रख दोगे तो भी ये किसी काम के नहीं है. फ्लक्स कौन बनाएगा, सिर्फ ये क्लोज बॉडी वाला.
So please take a snapshot which will help you a lot. सो दिस इज़ डन फ्रॉम टुडेज़ क्लास। आज हमने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज़ गाउस लॉ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियोस में आपको गाउसियन लॉ की सारी एप्लीकेशन मिलेंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस ऑल द वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एज वेल एज फैमिली। सो टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट, बट टेक केयर एंड बाय बाय।